नमस्कार, मैं महेश याग स्वागत करता हूं आपका सितारा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अपन बात कर रहे थे डीपीएसपी की। डीपीएसपी में अपन ने अध्ययन किया डीपीएसपी संविधान के किस भाग में है, किस देश से लिए गए हैं, कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो संविधान के किस भाग में है, संविधान के भाग नंबर 4 में है। और जो अनुच्छेदों की बात की थी अपन ने, तो ये अनुच्छेद हैं 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी की बात की गई है। तो कल की जो क्लास रही थी वो इम्पोर्टेंट क्लास थी, आपने सबने वो क्लास देखी और उसमें आपने डीपीएसपी के बारे में अध्ययन जो किया था, उनके अनुच्छेदों को अपन ने याद किया था। उन्हीं अनुच्छेदों को आज विस्तार से चर्चा में अपन लेंगे। तो एक एक अनुच्छेद की आप पॉइंट टू पॉइंट आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे इन अनुच्छेदों पे। तो ध्यान देना, वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो क्लास ज़रूर देखना। उस क्लास में अपन ने अनुच्छेदों को याद किया है, कुछ अलग तरीके से अनुच्छेदों को याद किया है ताकि आपको यहीं क्लास में ही अनुच्छेद याद हो जाए क्लास में। और अपने क्लास में अनुच्छेद याद भी किए थे। किसी ने अगर नहीं देखी है तो उस क्लास पे जाके आप उस क्लास को देख सकते हो, वो इम्पोर्टेंट क्लास है। अगर वो क्लास देखोगे तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा समझ में आएगी आपको, क्योंकि आपको अनुच्छेद देखते ही ये पता चल जाएगा कि अनुच्छेद में इसमें है क्या है इस अनुच्छेद में क्या है। और फिर उस बात पे अपन विस्तार से चर्चा आज करने वाले हैं। तो चलते हैं अनुच्छेदों की तरफ। अनुच्छेद 36 से 51 तक अध्ययन करना है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 36 क्या है, अनुच्छेद 36 में क्या है, ध्यान देना। एक एक अनुच्छेद बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सवाल पूछते भी हैं। अनुच्छेद 36 क्या बोलता है, मैंने कल बताया राज्य की परिभाषा क्या है। इसमें राज्य की परिभाषा, डीपीएसपी किसको प्राप्त है, किनको प्राप्त है, डीपीएसपी किनको प्राप्त है। जैसे मौलिक अधिकार किनको प्राप्त है, व्यक्तियों को प्राप्त है। तो डीपीएसपी किनको प्राप्त है, राज्यों को प्राप्त है। किनको, राज्यों को। तो इसका मतलब डीपीएसपी में जो सबसे पहला अनुच्छेद है 36, वो भी किसकी बात करेगा, राज्य की बात करेगा। किसकी बात करेगा, राज्य की बात करेगा। तो यहाँ पे क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य क्या होता है, राज्य अपने अनुच्छेद 12 में भी अध्ययन किया था राज्य की परिभाषा का। अनुच्छेद 12 वही चीज़ यहाँ है, वही चीज़ अनुच्छेद 12 वाली यही है, सेम बात यहाँ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है, सर फिर 12 और 36 अगर एक ही चीज़ है या इनमें एक ही बात है, तो एग्जाम में अगर सवाल आए कि राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में निहित है, तो सर कौन सा जो अनुच्छेद होगा वो सही माना जाएगा। अगर अलग अलग अनुच्छेद आते हैं, जैसे अनुच्छेद 36 आ गया ऑप्शन में, अनुच्छेद 38 आ गया, अनुच्छेद 29 आ गया और अनुच्छेद 45 आ गया, तो उस कंडीशन में तो अपना आंसर सही क्या होगा, 36। और सेम पोजीशन में राज्य की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो उसमें एक अनुच्छेद 11 आ गया, एक अनुच्छेद 15 आ गया, एक अनुच्छेद 25 आ गया और एक अनुच्छेद 12 आ गया, तो वहाँ पे अनुच्छेद 12 सही हो। लेकिन सर अगर दोनों एक साथ आ गए, तो दोनों एक साथ आ गए 12 और 36, तो कौन सा सही होगा। तो आपको मैं बता दूं, वहाँ पे सही किसको माना जाएगा, अनुच्छेद 12 को माना जाएगा, क्योंकि इस 36 अनुच्छेद में साफ साफ लिखा है कि राज्य वही है जो अनुच्छेद 12 में निहित है, या जिसके बारे में अनुच्छेद 12 में बात की गई है, राज्य वही है। समझ में आई बात। तो इसमें कुछ खास नहीं है, इतना सा याद रखना कि शुरुआत जो डीपीएसपी की जिस अनुच्छेद से होती है, अर्थात डीपीएसपी जिनको प्राप्त है, शुरुआत भी उसी शब्द से होगी। डीपीएसपी राज्य को प्राप्त है, तो 36 में राज्य की परिभाषा या राज्य क्या है इसकी बात करता है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। दोनों अगर एक साथ अनुच्छेद आते हैं 36 और 12, तो आपका वहाँ पे आंसर सही क्या होगा, 12 सही होगा, 12 सही होगा। और अगर अलग अलग आते हैं तो 36 भी सही होगा और 12 भी सही माना जाएगा। तो समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। ये इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब जो आगे अनुच्छेद आएंगे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 37 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 37 की कल अपने बात की थी, आपको पता है। तो
कल अपन ने बात की थी, और जिसने कल की क्लास ली है वो अनुच्छेद 37 को देखते ही बता देगा, देखते ही बता देगा कि 37 क्या बोलता है, क्या बोलता है 37, क्या बोलेगा, बोलेगा क्या 37, यहाँ पे देखते ही पता चल गया आपको। क्या बोलेगा कि सबसे पहले अपने राज्य की परिभाषा या राज्य क्या होता है इसकी बात की, उसके बाद में आगे जो भी आपको प्रावधान किए गए अनुच्छेदों में, 37 के बाद में जिन अनुच्छेदों में जो भी प्रावधान किए गए हैं, अगर वो आपको नहीं मिलेंगे, अगर वो आपको नहीं मिलेंगे तो आप कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं। कहाँ जा सकते हो, कहीं नहीं। इसका मतलब 37 में अपन ने बात की थी ना, पिछले कक्षाओं में बात की थी ना कि 37 वाद योग्य नहीं है, या 37 में लिखा गया है कि डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो अगर मान लो आपको कोई विस्तार से पूछता है कि इसमें क्या है, वाद योग्य नहीं है, इस चीज़ का आप अर्थ कैसे निकालोगे, इस चीज़ का अर्थ कैसे निकालोगे, ध्यान देना। इसमें क्या बोला गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इस भाग में दिए गए उपबंधों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। अर्थात वही बात आ रही है, वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में नहीं जा सकता। अगर न्यायालय में जाओगे तो न्यायालय नहीं सुनाएगा, आपकी सुनवाई न्यायालय नहीं करेगा, ये वाद योग्य नहीं है। क्या चीज़ निकल के आई अनुच्छेद 37 में, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि इस चीज़ को जब आप बार बार पढ़ोगे, लिखोगे और इस चीज़ को बार बार याद करोगे तो ये इतना आपको मतलब इतना आपके पास ये प्रारूप हो जाएगा, इतना आपके पास इतने नोट्स हो जाएंगे कि बार बार पढ़ने से आप आराम से क्लियर कर सकते हो। यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग आपको जो नोट्स हैं वो दिए जा रहे हैं ना, तो इस चीज़ को आप बार बार पढ़ना, लिखना और अपने नोट्स, खुद के नोट्स तैयार करो यहाँ पे साथ साथ में। तो अनुच्छेद 37 पूछता है, क्या बोलता है अनुच्छेद 37? तो एक सीधी भाषा में अपन बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, या आगे के अनुच्छेदों में जो भी बात होगी आप उनको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते। अगर आपको उनमें से कोई भी सहायता या योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो आप उनको लेके न्यायालय में नहीं जा सकते। एक पॉइंट। दूसरा, इसमें अगर विस्तार से बात करें तो क्या है, इसमें लिखा गया है कि इस भाग में दिए गए कोई भी उपबंध, इस भाग में दिए गए उपबंधों को आप न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। जैसे मौलिक अधिकारों में आपने देखा था कि अनुच्छेद 32 के तहत अपन सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो। लेकिन यहाँ पे जो आगे मैं जो भी बात करूँगा, आगे उन अनुच्छेद जो दिए गए अनुच्छेदों में जो भी बातें करेंगे, उन बातों अगर वो सारी सहायता आपको नहीं मिल पा रही है, जो योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप उनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट द्वारा वो लागू नहीं करवा सकते। तो उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 37 समझ में आया होगा। अनुच्छेद 37 समझ में आया होगा। अपन ने यही तो बात की थी 37 में कि ये वाद योग्य नहीं है, इसमें बहस नहीं हो सकती, इनमें बहस नहीं हो सकती। आगे चलते हैं 38 इम्पोर्टेंट, ये लिख लिया होगा ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। आगे चलते हैं 38 की तरफ। 38 क्या बोलता है, अच्छे अनुच्छेद आएंगे, इनकी तरफ आप ध्यान देना। 38 क्या बोलेगा, अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की बात की थी अपन ने, आपको याद होगा अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण की बात की थी। 38 के 2 पॉइंट निकल के आएंगे। अनुच्छेद 38(1) क्या बोलता है कि राज्य 38(1) क्या बोलता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। राज्य, अनुच्छेद 38, राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। ध्यान देना इन पॉइंटों पे, ये इंपॉर्टेंट है। राज्य सामाजिक, आर्थिक,
और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। क्या बोल रहा है अनुच्छेद 38 कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा। आपको पूछता है, अपने प्रस्तावना पढ़ा था, आपको याद है प्रस्तावना पढ़ा था अपने, तो प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। लेकिन सवाल ऐसे आता है आपके सामने कि किस अनुच्छेद में, प्रस्तावना में तो कोई अनुच्छेद था नहीं, तो यहाँ अनुच्छेद की बात हो रही है, किस अनुच्छेद में या राज्य किस अनुच्छेद के तहत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है या स्थापना कर सकता है। तो वहाँ पे अनुच्छेद की बात करता है, तो अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(1), इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि प्रस्तावना में बात जरूर की गई है कि भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मतलब 3 प्रकार के न्याय प्रदान की जाएंगी, लेकिन उनकी व्याख्या कहाँ की गई है, अनुच्छेद 38(1) में। कहाँ की गई है, अनुच्छेद 38(1) में। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, अनुच्छेद पूछता है तो अनुच्छेद 38(1) आएगा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा कौन करेगा, राज्य। कौन करेगा, राज्य, क्योंकि ये राज्य के कर्तव्य तो हैं, राज्य करेगा। अब नहीं कर रहा है अगर राज्य नहीं कर रहा है तो अपन ने अनुच्छेद 37 पढ़ा है कि अपन कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, अपन इनको लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी कि अनुच्छेद 38(1) क्या बोलता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा या करने का प्रयास करेगा। कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो भी अपन कुछ नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आई। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 38(2), 2 पॉइंट इसके निकल के आ रहे हैं। तो अनुच्छेद 38(2) क्या बोलता है, अनुच्छेद 38(2) ये क्या बोलेगा, अनुच्छेद 38(2) बोलता है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधा की जो असमानता है उसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। क्या बोल रहा है अनुच्छेद 38(2), ध्यान देना कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा के आधार पे जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ समझ लेना इस बिंदु को समझ लेना कि राज्य द्वारा, ध्यान से सुनना दोबारा, राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य जो आय में जो असमानता है वो, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा के आधार पर जो असमानताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। तो क्या पॉइंट है इसमें क्या पॉइंट आया है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, क्या पॉइंट आए हैं, राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधा के आधार पर राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधा के आधार पर असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान देना, अनुच्छेद 38(1) अलग है, अनुच्छेद 38(2) अलग है, दोनों में अलग अलग बिंदु दिए गए हैं, इन पे ध्यान देना। अनुच्छेद 38(1) बोलता है राज्य
सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना करेगा या करने का प्रयास करेगा। लेकिन अनुच्छेद 32 वहाँ क्या बोलता है कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य किन किन की बात की गई है? आय, प्रतिष्ठा, अवसर एवं सुविधा के आधार पर जो भी असमानताएं हैं उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है। और इस चीज़ को अनुच्छेद 32 को बाद में जोड़ा जाता है। मूल संविधान में नहीं था ये प्रावधान, बाद में जोड़ा जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा? ये पूछता है किस संविधान संशोधन द्वारा? 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे जोड़ा गया। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में 38(2) जोड़ा गया, जिसमें क्या बोला गया कि राज्य द्वारा व्यक्तियों के मध्य आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा के आधार पे जो भी असमानताएं मतलब भेदभाव है उनको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। अगर राज्य कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। इस चीज़ को ध्यान रखना। अनुच्छेद 37 ये बात बोलता है कि आप कोर्ट में नहीं जा सकते या न्यायालय द्वारा लागू नहीं करवा सकते। तो उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई। 38(1) और 38(2) ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछता है यहाँ से, बिल्कुल सवाल पूछता है। पहला, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास, और दूसरा जो असमानताएं हैं किस आधार पे? आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा। आय, प्रतिष्ठा, अवसर और सुविधा, इसके आधार पर जो भी भेदभाव हो रहा है, असमानताएं हैं, उनको दूर करने का या समाप्त करने का प्रयास करेगा कौन? राज्य। तो समझ में आया होगा पॉइंट। आगे चलते हैं। इस चीज़ को नोट कर लेना और साथ साथ में अपने नोट्स बनाते जाओ। यहाँ से सवाल पक्का सवाल बनेगा और यहाँ से कवर भी होगा। सवाल बोर्ड से कवर होगा। जो भी प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में वो यहाँ से कवर होगा, बिल्कुल होगा। आगे चलते हैं। 38 क्लियर है? अनुच्छेद 38 उम्मीद करता हूँ क्लियर है। अनुच्छेद 39 की तरफ चलते हैं। 39 ध्यान से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। ध्यान से आप एक एक चीज़ को पढ़ना। अनुच्छेद 39 क्या बोलता है? इसके भी पॉइंट हैं अलग अलग। सबसे पहले अनुच्छेद 39A, इसको स्मॉल a देंगे क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ताकि स्मॉल a दे रहा हूँ मैं। अनुच्छेद 39A क्या बोलता है कि राज्य स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने के प्रयास करेगा। ध्यान देना, अनुच्छेद 39A क्या बोलता है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका के मतलब जीवन चलाने के लिए जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 39A समझ में आया? क्या बोलता है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। क्या बोला गया है अनुच्छेद 39(1) में? क्या बोलता है कि राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को अपना जीवन यापन अच्छे स्तर से करने के लिए उनके जो साधन उपलब्ध कराने हैं वो उनका प्रयास कौन करेगा? राज्य करेगा। ये किसका कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य है। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 39(1). मैंने क्या बोला? विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ के बारे में विस्तार से अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अनुच्छेद 39(1) क्या बोलता है कि राज्य का काम है या राज्य प्रयास करेगा कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो अपनी जीविका को सही ढंग से चलाए। इसके लिए जो साधनों की ज़रूरत है उनको उपलब्ध करवाने का काम किसका है? राज्य का है।
राज्य का है। तो अनुच्छेद 39A क्या बोला कि राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से, दोनों को बराबर समान रूप से जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास कौन करेगा? राज्य। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई ये चीज़ें, समझ में, साथ साथ में बिल्कुल नोट करते रहो। हाँ, डिफ़िकल्ट जरूर लग रहा है थोड़ा सा, हो सकता है आपको डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन सवाल यहाँ से बनेगा और लैंग्वेज यही रहेगी कि जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा राज्य। कौन सा अनुच्छेद बोलता है? अनुच्छेद 39(1). कौन सा? 39(1) या अनुच्छेद 39(1) या ए क्या बोलता है कि राज्य प्रयास करेगा स्त्री और पुरुषों के मध्य या स्त्री और पुरुषों को समान जीविका के साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। राज्य। अनुच्छेद 39(2) क्या बोलता है? अनुच्छेद 39(2) या 39B। इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान से पढ़ना। एक बार अगर समझ लिया ना तो फिर कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनुच्छेद 39B, स्मॉल बी दे रहा हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं हो, क्योंकि आगे इसमें एक ऐसा पॉइंट है जो आपको परेशान कर सकता है। तो स्मॉल बी इनको लेके चल रहे हैं ताकि परेशानी ना हो। अनुच्छेद 39B क्या बोलता है? अनुच्छेद 39B बोलता है राज्य देश के भौतिक साधनों का उचित वितरण करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों का उचित वितरण करेगा जिससे अधिक संख्या में या जिससे अधिक सार्वजनिक हित हो सके। ध्यान देना, अनुच्छेद 39B क्या बोलता है कि राज्य देश के भौतिक साधनों का अधिक से अधिक वितरण करेगा या उचित वितरण करेगा, ऐसे बोल सकते हैं। राज्य देश के भौतिक साधनों का उचित वितरण करेगा या करने का प्रयास करेगा। राज्य देश के भौतिक साधनों का उचित वितरण करेगा जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो सके। सार्वजनिक हित हो, जिससे अधिक से अधिक सार्वजनिक हित हो। ध्यान देना, अनुच्छेद 39B क्या बोला कि राज्य देश के भौतिक साधनों का उचित वितरण सही स्थिति में, ऐसे नहीं भौतिक साधन किसी एक व्यक्ति के पास आ गए, नहीं, सभी के साथ समान व्यवहार करना है तो उचित वितरण होना चाहिए, सभी को समान हक मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे खान है, तांबे की खान है, अगर वो तांबे की जो खान है वो अगर सारी जितनी तांबे की खान अगर एक व्यक्ति के पास चली गई तो ये उचित वितरण नहीं हुआ। या और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, मिल है, वो अगर एक व्यक्ति की हों तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो राज्य का जो काम दिया गया अनुच्छेद 39B में, वो क्या बोलेगा कि राज्य क्या प्रयास करेगा कि जो देश के या राज्य देश के जो भौतिक साधन हैं उनका उचित वितरण, सही स्थिति में वितरण किया जाए, सही स्थिति में बंटवारा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक क्या हो, सार्वजनिक हित हो सके, तो समझ में आया? थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इस चीज़ को समझ लेना कि यहाँ अनुच्छेद 39B में राज्य क्या प्रयास कर रहा है? राज्य प्रयास कर रहा है कि भौतिक साधनों का उचित वितरण, सही स्थिति में बंटवारा, सही स्थिति में वितरण हो, उनका सही स्थिति में क्या हो, वितरण हो, ताकि अधिक से अधिक, ये चीज़ समझ रहे हैं, मेरे हिसाब से समझ रहे हैं कि अधिक से अधिक सार्वजनिक हित, अधिक से अधिक लोगों का क्या हो सके, भला हो सके, अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ रहे हैं आप, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही है ये चीज़ें। क्यों? क्योंकि देखो 39 यहाँ ये बोलेगा चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, समान रूप से जीविका के जो साधन हैं उनको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेगा। कौन? राज्य। यहाँ जीविका के साधन उपलब्ध करवाने की बात कर रहा है, जीविका के साधन उपलब्ध करवाने की बात कर रहा है कौन? राज्य। लेकिन 39B थोड़ा सा अलग हट के बात क्या करता है कि भौतिक साधन है उनका जो वितरण होता है वो उचित ढंग से हो,
वितरण उचित ढंग से हो, जिससे अधिक से अधिक लोगों का क्या हो सके, भला हो सके, सार्वजनिक हित हो सके। तो उम्मीद करता हूँ दोनों पॉइंट क्लियर होंगे, दोनों पॉइंट क्लियर होंगे। इनका एक बार स्क्रीनशॉट लेना और इस चीज़ को थोड़ा सा और दोबारा पढ़ने की कोशिश करना, और ज़्यादा समझ में आएगी ये चीज़। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। 39C क्या बोलेगा, 39C क्या बोलेगा कि राज्य उत्पादन के साधनों का, उत्पादन के साधनों का, जैसे मैंने बात की यहाँ पे कि खान जो है, खान जहाँ से मान लो तांबा निकलता है, कहीं से चांदी निकलती है, कहीं से सोना निकलता है। अगर ऐसी खान है, उत्पादन के जो साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति के पास नहीं, विकेंद्रीकरण किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए, इसका प्रयास करेगा कौन, राज्य। कौन करेगा, राज्य। तो 39C की तरफ चलते हैं। ये चीज़ समझ में आई, ये चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पे अनुच्छेद 39C ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अनुच्छेद 39, तो इसको थोड़ा सा आप अगर बार बार इस चीज़ को पढ़ोगे तो यहाँ से कवर हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 39C, अनुच्छेद 39C क्या बोलता है कि राज्य उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करने का प्रयास करेगा। राज्य उत्पादन के साधनों का, उत्पादन जहाँ से उत्पाद हो रहा है, उत्पादन के साधनों का, राज्य उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा। राज्य याद हो सकता है आराम से, राज्य उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण करेगा, विकेंद्रीकरण करेगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए, विकेंद्रीकरण करेगा मतलब किसी एक व्यक्ति के पास नहीं। उत्पादन के जो साधन हैं, उत्पादन के जो साधन है किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए। अगर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि जो सारी खाने हैं जहाँ से कुछ ना कुछ उत्पाद होता है वो अंबानी के पास चली जाए या और कोई अमीर व्यक्ति है उसके पास चली जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो राज्य विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा, उत्पादन के जितने भी साधन हैं उनके विकेंद्रीकरण का प्रयास करेगा अनुच्छेद 39C की तरफ। कौन सा, 39C। 39 जो D है वो इम्पोर्टेंट है, उस समझ में आएगा, समझ में आएगा, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है। 39D ये समझ में आएगा, ये समझ में आएगा। इसके अपन ने बात की थी, इसके अपन ने बात की, समान काम के लिए समान वेतन, समान काम के लिए समान वेतन। समान काम के लिए समान वेतन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैंने क्या बात की थी कि चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर वो समान समय के लिए समान कार्य कर रहे हैं, समान समय के लिए समान कार्य कर रहे हैं, तो उनको जो मिलने वाला वेतन है वो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है, अनुच्छेद 39D। अब एक बात और आपके दिमाग में, सर हमने देखा था उस जगह पे, कोई भी जगह हो, सर हमने देखा था उस जगह पे ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष हैं वो एक समान काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं, एक समय के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनको तो जो वेतन है एक जैसा नहीं मिलता। तो मैंने क्या बोला है भाई, मैंने पहले ये बता दिया कि अगर नहीं मिल रहा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 37 को याद कर लेना, अनुच्छेद 37 को याद कर लेना। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते मतलब कुछ नहीं कर सकते। समझ में आई बात, कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते तो आप कोर्ट में नहीं जाओगे, इसका मतलब नहीं मिल रहा है तो जितना मिल रहा है उतने से संतुष्ट होना पड़ेगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि 39D क्या बोलता है। 39D ये बोलता है कि चाहे स्त्री हो पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे दो व्यक्तियों की बात कर रहा है, दो महिलाओं की बात कर रहा है या एक महिला व्यक्ति, कोई भी हो, अगर वो एक जैसा काम कर रहे हैं, एक जैसा काम कर रहे हैं और एक जितने समय के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको जो मिलने वाला वेतन है, उनको जो मिलने वाला वेतन है वो भी कैसा मिलना चाहिए, एक समान मिलना चाहिए। अगर उनमें भेदभाव होता है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अपन कोर्ट में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ समझ में आई होगी। 39C और 39D। 39C उत्पादनों के जो साधन हैं उनका विकेंद्रीकरण की बात करता है और 39D क्या बात करता है, समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। तो आगे चलें, ये चीज़ नोट कर ली होगी। 39E
क्या बोलता है। 39E की तरफ चलते हैं। नोट करते रहना, साथ साथ में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन चीज़ को नोट करते रहो। सवाल यहाँ से बनेगा और सवाल यहाँ से कवर भी होगा। जब एग्ज़ाम होगी, आपकी एग्ज़ाम होने के बाद जब अपन मिलेंगे तब मैं बताऊँगा आपको कि अपन ने ये चीज़ें पढ़ी और इस क्लास में पढ़ी और यहाँ से ये सवाल बने। तो आप एक बार इन चीज़ों को नोट करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि आप भी जो भी आपका लक्ष्य है उसको आप प्राप्त कर सको। अनुच्छेद 39E क्या बोलता है। 39E बोलता है कि राज्य श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य, ध्यान देना, राज्य श्रमिक मतलब मजदूर, राज्य श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने देगा या दुरुपयोग न हो ऐसा प्रयास करेगा। क्या बोला कि राज्य, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस पॉइंट को समझ लेना आप एक बार, कि राज्य श्रमिक पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। कौन? राज्य। अगर हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपन कुछ नहीं करेंगे। ये अनुच्छेद 37 रहा आपके सामने, कुछ नहीं करोगे आप, कुछ नहीं, कोर्ट की तरफ नहीं जाओगे। अगर जाओगे तो कोर्ट आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि अनुच्छेद 37 ने पहले ही रोक लगा दी इस बात पे। तो अनुच्छेद 39E क्या बोलेगा? अनुच्छेद 39E क्या बोलेगा? क्या बोल रहा है अनुच्छेद 39E? कि राज्य श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य, राज्य क्या बोल रहा है 39E? राज्य श्रमिक पुरुष एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य और राज्य श्रमिक पुरुष एवं स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की, अब देखो श्रमिक पुरुष और स्त्रियों की बात कर ली, श्रमिक पुरुष और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति की बात कर ली, तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा, तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखना कि ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी अपन सारी चीज़ पढ़ रहे हैं तो हर एक पॉइंट को अपन क्लियर करेंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना कि अनुच्छेद 39E क्या बोलता है। अनुच्छेद 39E ये बोलता है कि राज्य अपने श्रमिक, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? यह अनुच्छेद बोलता है 39E। 39E क्या बोलता है? कि राज्य अपने श्रमिक, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनका स्वास्थ्य का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य का दुरुपयोग अर्थात मतलब बीमार व्यक्ति है अगर फिर भी वो मजदूर है, काम कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य, शक्ति तथा बालक जो हैं उनकी सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग नहीं होने देगा। कौन? राज्य। कौन नहीं होने देगा? राज्य नहीं होने देगा। ये राज्य का काम अगर हो रहा है तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कोर्ट में तो अपन जा नहीं सकते। ये अपने पे रोक लगा दी है पहले किसने? अनुच्छेद 37 ने 37 नंबर का अनुच्छेद ये बात बोलता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व या ये जो DPSP है वो वाद योग्य नहीं है। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई। ये पॉइंट आपने नोट कर लिया होगा। अनुच्छेद 39E। आगे चलते 39F की तरफ। इसका लास्ट पॉइंट है 39F। आप घबराना मत, आप सोच रहे हो सर कितने हैं? 39F है। फिर इसका एक पॉइंट और बचेगा। 39F के बाद में एक पॉइंट और बचेगा, वो भी इम्पोर्टेंट है, वो इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 39F
39F क्या बोलता है? 39F बोलता है कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य के रूप में विकास के लिए अवसर, राज्य द्वारा बच्चों के लिए, ध्यान देना इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। अनुच्छेद 39F जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। यहाँ से देखना कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य से संबंधित विकास के लिए अवसर और सुविधाएं प्रदान करेगा। राज्य, क्या पॉइंट बोला गया है यहाँ पे कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य के रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करने का प्रयास करेगा। बच्चों के स्वास्थ्य, यहाँ पे बात किसकी कर रहा है कि बच्चों के स्वास्थ्य की सुविधा की यहाँ बात की गई है, बच्चों के स्वास्थ्य के रूप में बात की गई है यहाँ पे। बच्चों के स्वास्थ्य की बात की गई है इसमें अनुच्छेद 39F में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, अनुच्छेद 39F क्या बोलता है कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य के रूप में विकास, राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य के रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? सुविधा। दोबारा सुन लेना इस पॉइंट को ध्यान से, क्या पॉइंट निकल के आया यहाँ पे कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य के रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करेगा। मतलब बच्चों के अगर स्वास्थ्य की बात हो रही है, अनुच्छेद 39F में, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है यहाँ पे, इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आता है क्या कि बच्चों तथा युवकों की शोषण से तथा भौतिक एवं नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। कौन? राज्य। कौन रक्षा करेगा? राज्य करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना कि बच्चों तथा युवकों की शोषण से और भौतिक एवं नैतिक, ध्यान देना इस चीज पे कि बच्चों तथा युवकों की शोषण से और भौतिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। भौतिक तथा नैतिक परित्याग से रक्षा करेगा। कौन? राज्य। कौन? राज्य। तो इसमें क्या पॉइंट निकल के आया कि अनुच्छेद 39F क्या बोलता है, एक तो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बात करता है, कि राज्य द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य रूप में विकास के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करेगा। मतलब स्वास्थ्य के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करेगा। डायरेक्ट याद रखना क्या कि स्वास्थ्य के लिए अवसर और सुविधा प्रदान करेगा। नंबर दूसरा पॉइंट, बच्चा हो या कोई युवक हो, उसके शोषण से तथा भौतिक और नैतिक परित्याग से रक्षा कौन करेगा? राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य करेगा। यहाँ पे ध्यान देना, इस पे बच्चों और युवकों के शोषण की बात की गई है। तो इसमें ये पॉइंट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप ध्यान देना कि बच्चों तथा युवकों के शोषण की बात की गई है और भौतिक और नैतिक परित्याग की बात की गई है किसमें? अनुच्छेद 39F में। तो 39 थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छी एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। यूपीएससी में इससे सवाल पूछा गया है 39 से। तो ये सवाल आप यहाँ से जो पॉइंट हैं इनको कवर करो, इनको बार बार पढ़ो, याद करो, ताकि आने वाले एग्जाम में आप अच्छी प्रिपरेशन कर सको। आगे चलते हैं अनुच्छेद 40 की तरफ।
अनुच्छेद 39 40 की तरफ बढ़ूँ उससे पहले एक पॉइंट यहाँ पे और बचता है। अनुच्छेद 40 की तरफ बढ़ूँ उससे पहले अपन एक पॉइंट यहाँ पे और क्लियर करेंगे अनुच्छेद 39 का। वो क्या है? अनुच्छेद 39 का एक पॉइंट यहाँ पे और है कि अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 39A जिसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 39A क्या बोलता है कि इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा जाता है। ये बोलता क्या है कि निःशुल्क विधिक सहायता मिले, निःशुल्क विधिक सहायता मिले। निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सवाल पूछा जा चुका है, पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है एग्जामों में। तो निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है अनुच्छेद 39A। उसी टाइम मैंने तभी तो उसमें स्मॉल ए लिए थे, यहाँ कैपिटल ए लिया है ताकि अलग लगे, आपको पता चले कि अनुच्छेद 39A में क्या है। ये सवाल पूछेगा तो इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में जोड़ा गया और इसमें लिखा क्या गया है? निःशुल्क विधिक सहायता। निःशुल्क, विधि का मतलब कानूनी, निःशुल्क बिना किसी पैसों के, और सहायता मिले, कानूनी सहायता दी जाए सबको या मिले, निःशुल्क विधिक सहायता भी 39A। ये इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अनुच्छेद 40 की तरफ। अनुच्छेद 40 की तरफ यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल के आएंगी अनुच्छेद 40 से। अनुच्छेद 40, एक बात तो आपको अनुच्छेद 40 याद रखना ही रखना है। सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 40 आपको याद रखना है, पक्का यहाँ से सवाल बनेगा और सवाल पूछा जाता है। सवाल बनेगा, पूछा जाता है, पूछा गया है, पूछा जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, अनुच्छेद 40 में क्या है अब ये बताओ। अनुच्छेद 40 में क्या है? अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों की बात करता है। आपने सुना होगा गांधी जी बार बार ये बोलते थे पहले गाँव का विकास, पहले नीचे वाला जो स्तर है उससे विकास हो तभी तो ऊपर पहुँच पाएंगे, पहले गांव का विकास। तो अनुच्छेद 40 यही बोलता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा या कदम उठाएगा। राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा। तो इतनी चीज़ ध्यान रखना। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों की बात करता है। और अनुच्छेद 40 में राज्य क्या कर सकता है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा या प्रयास करेगा। नंबर 2, इसमें अगला पॉइंट क्या है कि राज्य स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की इन्हें शक्ति प्रदान करेगा कि वह स्वयं कार्य कर सकते हैं। राज्य स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां प्रदान करेगा। स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्तियां प्रदान करेगा। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ अनुच्छेद 40 समझ में आ रहा है। अनुच्छेद 40 क्या बोल रहा है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा या ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अगला पॉइंट इसी में अनुच्छेद 40 में अगला पॉइंट क्या निकल के आया कि राज्य उन्हें, जो ग्राम पंचायतों का गठन किया गया मान लो वहाँ पे, राज्य उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में, राज्य उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा, उन्हें शक्तियाँ प्रदान करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यह अनुच्छेद 40 वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। स्टेट लेवल की एग्जाम होती है उनमें तो बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अनुच्छेद 40 में क्या है?
ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायतों की बात की गई है। ग्राम पंचायतों की बात की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों गठन का प्रयास करेगा या ग्राम पंचायतों गठन के लिए कदम उठाएगा। और उसी में आगे लिखा है कि जिनका गठन हुआ है या उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में उन्हें खुद कार्य करने के लिए स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ प्रदान करेगा, कार्य करने के लिए शक्तियाँ प्रदान करेगा। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40 बोलता है। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है? 40। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा पॉइंट। अपन ने अनुच्छेद 36 से लेके और 14 तक की बात यहाँ पे की है। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन आगे के नेक्स्ट अनुच्छेद हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।